आपके देखिए, तो ये समझने के लिए मैं कुछ पहले शेयर करता हूँ आपके साथ में। वेट, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ मैं आपसे, और तब आपको समझ में आएगा। देखो, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस स्टेज में होता है, किस कंडीशन में होता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, अब देखो फर्टिलाइजेशन होता कैसे। तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि, और हेडिंग आप डालेंगे फर्टिलाइजेशन। तो देखो, मैंने आपको यहाँ तक ये समझाया हुआ था कि फर्टिलाइजेशन वाले केस में, तो देखो यहाँ पे ओवरी से, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर जो ओवरी हमारी, ठीक है, यहाँ पर ओवरी से ये एग रिलीज हो गया, है ना। ये धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट हुआ, ये एग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जिसको हमने बोला था प्राइमरी एग नेस्ट बोला था, उसका प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। ये इसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो गई। ये यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकस फॉलिकल वापस से ये श्रिंक कर जाती है, और श्रिंक करने के बाद ये जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका कार्पस ल्यूटियम। दिस इज कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल आपकी बस्ट हो जा रही है ना, दिस इज ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल से बस्ट होने से एग रिलीज हुआ था। कितने डे में, कौन से डे में रिलीज हुआ था एग? 14th डे में। याद आया? तो एग जो रिलीज हो गया वो 14th डे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद है ना। तो 14th डे में एग रिलीज हुआ था। एग के रिलीज हो जाने के बाद, अब ये वाला जो पार्ट था, इसको मैंने आपसे बोला था कि ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेम्ब्रेनेई। ये बोला था ना, फेम्ब्रेनेई। मैंने आपसे बताया था कि फेम्ब्रेनेई क्या करते हैं, इस तरह से वैक्यूम जैसा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिस प्रेशर की वजह से एग मूव कर जाता है। अब हमने इस 14th डे को 0 डे मान लिया, ठीक है ना। 0 डे क्यों माना? जिस दिन एग रिलीज हुआ। अब एग के रिलीज होने के अगले की बात की जा रही है। एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद यहां पर पहुंचा। कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फेलोपियन ट्यूब में यहां पे होने के बाद अब ये एग यहां पे फर्टिलाइज हो जाता है। अब देखो क्या होता है, स्पर्म यहां से ट्रेवल करके आते हैं इस वाले पार्ट से। स्पर्म में खुद की ट्रेवल करने की कैपेबिलिटी होती है, और इनकी ट्रेवल करने की स्पीड बहुत कम होती है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये ट्रेवल करते हैं। स्पर्म के ट्रेवल करने में दो चीजें हेल्प करती है। पहली चीज क्या हेल्प करती है, उसके खुद के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि उसके नेक में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना।
और नेक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने के साथ में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आगे की तरफ मूवमेंट होता है। मूवमेंट करते करते ये यहाँ तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एग का फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब। अब उसके बाद क्या होता है, एग कब तक फर्टिलाइज हो सकता है या कितने डे तक वाइबल रह सकता है, कोई बता सकता है? एग में वाइबिलिटी कब तक रहती है, मतलब अगर वो फर्टिलाइज ना हो कब तक फर्टिलाइज वो होने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसके बाद उसमें फर्टिलाइज होने की कैपेबिलिटी चली जाएगी? इंटरनेट से नहीं देख के बताओ, ऐसे बताओ। नहीं पता। 72 आवर्स तक एग के अंदर फर्टिलाइज होने की कैपेबिलिटी रखती है और ऐसा माना जाता है कि रिसेंटली तो ये बोला हुआ है कि रिलीज होने के 6 आवर तक ही कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन हम 72 आवर तक एग सर्वाइव करता है। 24 आवर के अंदर 72 आवर तक सर्वाइव करता है, उसके बाद तो वो डेड हो जाता है और 24 आवर्स के अंदर उसको फर्टिलाइज हो जाता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एग वेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एग फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो फर्टिलाइज हो जाने के डे 1 पे, है ना, तो मतलब 24 आवर्स के अंदर मैंने आपको अभी यही बताया कि 24 आवर्स के अंदर ये एग फर्टिलाइज हो गया। अब जब एग फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, देखो हमने इसको टर्म जाइगोट दिया। जाइगोट में यहाँ पर अब फर्स्ट डे में इसमें पहला क्लीवेज होता है। अब क्लीवेज कैसा होगा, मतलब मियोसिस नहीं होगी, क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो यहाँ माइटोसिस के थ्रू पहला क्लीवेज होता है, डिवाइड करेगा 2 सेल स्टेज में, तो यहाँ से 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से डिवीजन होगा, 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं मॉरुला, है ना। अब ये 8 सेल स्टेज में आने के बाद अब देखिए चौथे दिन पर, तो यहाँ पे ये जो एग का गुच्छा बन गया 8 सेल का, उसको हम इसके लिए मॉरुला टर्म यूज करते हैं। 8 to 32 सेल तक हम इसको मॉरुला ही कहते हैं। अब ये डे 4 में आया, मतलब कि डे 4 में आने के बाद अब देखो ये क्या होता है, ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टुला स्टेज कितने तक होती है, 32 से लेकर के 64 सेल स्टेज तक ब्लास्टुला स्टेज हो जाती है। तो 32 to 64 सेल स्टेज तक यहाँ पर होगा डे 5 में। यहाँ पे पहुंचने के बाद जिसको हम लेट ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, है ना, लेट ब्लास्टोसिस्ट, और फिर से डिवाइड हुआ 64 से ज्यादा डिवाइड करने के बाद। इसके बाद जब ये इम्प्लांटेशन वाली बात आती है कि ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, यहाँ पर 100 सेल स्टेज अप्रोक्सीमेटली 100 सेल तक हो जाती है और 100 सेल होने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। अब जब से इसमें इम्प्लांटेशन कैसे होता है, अब देखिए इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, ये यहाँ पर आने के बाद, आगे आने के बाद यहाँ पर ये अंदर वाली जो लेयर है, जिसको कि हमने क्या हुआ था, इसके लिए हमने एक टर्म यूज किया था एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, अब देखिए एंडोमेट्रियम लेयर बन चुकी है और एंडोमेट्रियम का फंक्शन ही यही था कि ये क्या करेगी, आगे चल के इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। एंडोमेट्रियम को ये क्या करता है, यहाँ से इस अपनी वॉल के थ्रू इरोड करना स्टार्ट कर देता है। इरोड करने में, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये इरोड करता है तो इरोड करने में कुछ इनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो इसकी ब्लास्टोसिस्ट, ये जो है आपका ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर सेल होती हैं, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। वो हार्मोन्स क्या करती हैं, अंदर वाली सेल को इरोड करना, मतलब उसको खोदना शुरू कर देती है, इरोड करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करने लगती हैं और अंदर की तरफ ये सिंक करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर ये एक लेयर बना लेता है। लेयर बनाने लेने के बाद, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, लेयर बनाने लेने के बाद इसके ऊपर से इसकी जो आउटर सरफेस होती है उसको हम कोरियोनिक बोलते हैं। वो कोरियोनिक जो लेयर होती है वो ह्यूमन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन, है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जब रिलीज हो जाता है तो मदर के अंदर बिहेवियर, मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है उसके अंदर बिहेवियरल और फंक्शनल चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, है ना, जैसे कि वोमिटिंग फील होना, ठीक है ना, ये सब HCG की वजह से होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यूरिन में और ब्लड में HCG का लेवल बढ़ जाता है। HCG को ही डिटेक्ट करती हैं, जितनी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने वाली जो किट्स होती हैं वो HCG को ही डिटेक्ट करती हैं। HCG अगर मौजूद है इसका मतलब कि कंसेप्शन या प्रेगनेंसी कॉज हो गई है, और अगर HCG नहीं है तो मतलब कंसेप्शन या प्रेगनेंसी कॉज नहीं। और इसी प्रोसेस को, इस एग को यहाँ पर आकर, सॉरी, इस एम्ब्रियो को यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाने की जो प्रोसेस होती है,
इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट हो पूछिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जी, अगर तो आपको हो गया क्लियर, था ना, हाँ ये तो हो गया था ना। नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पढ़ाया था, ये डायग्राम भी नहीं बताया था। इस डायग्राम को आप नोट करो जल्दी से। अच्छा 4 डे से रिपीट करिए, ठीक है। देखो वो 3 to 4 डे में क्या हुआ, 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। अब 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मोरूला बोलते हैं, ठीक है ना। 8 सेल स्टेज में अब ये जो मोरूला होता है ये निकल के यहाँ से, अब ये को फैलोपियन ट्यूब से निकल करके मोरूला स्टेज में यूट्रस में आ गया। ये आपको हेल्प करेगा जब क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्टेज में फैलोपियन ट्यूब से निकल के आता है, कितने सेल स्टेज में आता है, ये किस स्टेज में आता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन कितने सेल स्टेज में होता है। अब ये आया और यहाँ पर निकल करके रोल आउट होना शुरू हो गया। अब इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। मैं इसके और फॉर्म्स बताऊंगा डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। ये तो मैं यहाँ पे ओवरी ये यूट्रस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे आने के बाद है ना, ये वॉल के पास में आता है। इसको हम लोग अर्ली ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो ब्लास्टुला स्टेज है या ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये 32 टू 64 सेल की बनी होती है। इसके बाद डे 5 के बाद ये और नीचे की तरफ, अब देखो डे 5 में यहाँ पे इम्प्लांट होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ये अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम की इरोड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज और बताऊं, यहाँ पर क्या है, इस जगह पर कुछ आपको एक्सेल का स्पोल पे एक्सेल का आपको एक मास दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। इसको हम लोग बोलते हैं नॉब, है ना। ये एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं इसको। ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब होती है यही आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पे इरोड करेगा। इरोड करने के बाद अब यहाँ पे इसकी जो आउटर एक लेयर होती है, ये आउटर लेयर कुछ हार्मोन लगातार रिलीज कर रही होती है, जो हाइड्रोलिटिक हार्मोन्स होते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम की सेल को इरोड करते हैं और अंदर की तरफ धंसने लगते हैं। धंसने के बाद ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब होती है, ये इसके साथ अपना कनेक्शन बना लेती है, जिससे कि इससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है एंडोमेट्रियम से। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, एग जब इम्प्लांट हो जाता है तो इसके ऊपर की जो लेयर होती है, इसके ये जो एम्ब्रियो के ऊपर की लेयर है ना, जिसको हम कोरियोनिक लेयर बोलते हैं, ये क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, इसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि प्रेगनेंसी कॉज हो गई है, इम्प्लांटेशन। अब बताओ क्लियर है सबको? और डायग्राम नोट कर लिया, जल्दी से मैसेज करो मुझे डायग्राम नोट कर क्विकली। डन, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। ओके ग्रेट। तो डायग्राम सबने नोट कर लिया, जल्दी से बताओ अगर डायग्राम नोट कर लिया, मैं हटाने वाला हूं, उसको हटा देता हूं। ओके ग्रेट, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। देखिए वन मोर, एक और डायग्राम समझते हैं। दूसरा जो मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाला हूं, है ना, बताने वाला हूं आपको, उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। ये है आपके एग का स्ट्रक्चर। क्यों ना पहले सुधा, ठीक है। देखिए आप समझिए बात को, इस डायग्राम को भी आप नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ, इसे हम लोग बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ
सेकेंडरी oocyte। क्यों? अभी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुई, और कहां पे? मियोसिस, याद है ना, मियोसिस 2 में हैंग है। अब मियोसिस 2 से बाहर निकल करके कब आएगी? ये मियोसिस 2 से बाहर तब निकल करके आएगी जब मियोसिस, यहां पर क्या होगा, जब एग ये स्पर्म फर्टिलाइज, इस स्पर्म इसके साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तब ये यहां से बाहर निकल करके आएगी। बाहर की तरफ जो लेयर है, अब बहुत ध्यान से समझना, हमने ये पढ़ा था कि हमारी ये जो ग्रेफियन फॉलिकल थी, इस ग्रेफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि एग पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हुआ है। मतलब सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा और ओवम का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक इसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं करेगा। याद है ना आप लोगों को? एक और बात, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था वहां पर कि इसके चारों तरफ कुछ सेल्स लगी रह जाती हैं, चिपकी रह जाती हैं। अब जो आउटर साइड पे जो इसकी सेल्स चिपकी हुई हैं एग के, उनको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, है ना। और इसके कोरोना रेडियाटा के अंदर, है ना, ये जो एक और लेयर है सेल की, उसको हम लोग बोलते हैं जोना पैलोसिडा, है ना। जोना पैलोसिडा के अंदर ये आपको जो एक और स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री विटेलाइन स्पेस, है ना। इसको हम प्री विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। इसमें एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर भरा होता है। ये नीचे आपको प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गई, किसकी न्यूक्लियस हो गई? ओवम की या एग की, ठीक है ना। और ये क्या है? दिस इज सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी, ये सेकेंड पोलर बॉडी। तो जब एग रिलीज होता है तो ये कंडीशन होती है एग की। बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये ओवम या एग की न्यूक्लियस है और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी की न्यूक्लियस। ये सब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले डायग्राम है, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप नोट करना, नोट कर लेना, तो मुझे मैसेज करना। सर ये सेकेंडरी oocyte के स्टेज है ना? क्या? सेकेंडरी oocyte के स्टेज है ना? हाँ, सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है। तभी देखो ना, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। एक ये न्यूक्लियस है किसकी? ओवम की या एग की, और ये न्यूक्लियस किसकी है? पोलर बॉडी की। अब जब स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा, अभी स्पर्म में एंट्री नहीं किया, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएंगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी अलग हो जाएगी और एग जाके इसके साथ फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन जब तक इसके अंदर स्पर्म की न्यूक्लियस एंटर नहीं करेगी, तब तक ये मियोसिस सेकेंड स्टेज में हैंग रहेगा, या यूं कहेंगे पॉज रहेगा। ये पॉज तभी हटेगा जब स्पर्म एंट्री करेगा। नोट कर लिया भाई? डन? रिमूव कर दो इसको, बोलो भाई जल्दी। सर 1 मिनट। जी जी, बना लीजिए पूरा। ये तो देखो, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इससे सीधे डायग्राम पूछा जाएगा, ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स पे क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट पे कोई डायग्राम तो पूछा नहीं जाता है। नीट में इसके आगे वाली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ।
सर डन। ग्रेट, तो सबका हो गया, सब लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब आप हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन की, हेडिंग फर्टिलाइजेशन, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जस्ट वेट। गिव मी 1 सेकेंड। देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अब समझिएगा मेरी बात को, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसको लिखना पड़ेगा। ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है आपके नीट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे पर्टुएशन कई बार पूछा गया बोर्ड में, और इम्प्लांटेशन पूछा गया, जो मैंने आपको पहले वाला इम्प्लांटेशन वाला पार्ट बताया है ना। मॉरुला से कई बार क्वेश्चन आया है, ब्लास्टुला से भी क्वेश्चन आया है, इन सब चीजों से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछे आने के चांसेस, बट दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू फॉर सेक ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन, है ना। आप गौर से मेरी बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एग का साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ एग, है ना। उसके बाद ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज ग्रैनुलर मेम्ब्रेन ऑफ एग, जिसमें ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अब देखिए, ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, है ना। ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि जो विटिलाइन लेयर बनी होती है, जिसमें विटिलाइन फ्लूइड भरा होता है, वो वाली लेयर हो गई, है ना। और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे रिसेप्टर प्रोटीन पाई जाती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, जिसको नहीं समझ में आए प्लीज वो पूछेगा। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, है ना, ये रिसेप्टर प्रोटीन होती कौन सी, अगर कोई बता सकता है तो प्लीज बताए मुझे, रिसेप्टर प्रोटीन है कौन सी, कोई बता सकता है क्या? ऐसा नो सर। नहीं, ठीक है, देखो क्या बताया, स्क्रीन शेयर, क्या रेयान अभी स्क्रीन शेयर समझ दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है। दिख रही है रेयान? एक बार ऑफ करके ऑन करो अगर नहीं दिख रही। देखो, अब क्या है, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा कि ये वाली जो लेयर, ये जो प्रोटीन है, इसको हम लोग कहते क्या है,
इस प्रोटीन को हम ZP3 प्रोटीन बोलते हैं, ZP3 प्रोटीन। ZP3 प्रोटीन और इसके ऊपर ये जेली जैसा कोट होता है ना, जो कि जोना पेलुसिडा और जोना इसका बना हुआ है, किसका, ग्रेनुलोसा का बना हुआ है ना, जोना ग्रेनुलोसा ऊपर है, फिर जोना पेलुसिडा। अब आता है यहाँ पर ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, ये इसको पहचान लेती है, किसको, एक्रोसोम को डिटेक्ट कर लेती है। एक्रोसोम को डिटेक्ट करने के बाद अब ये ZP3 प्रोटीन इसको रिसीव कर लेती है, इसको अपने एडहेयर कर लेती है, मतलब चिपका लेती है। इसके बाद इसी प्रोटीन की वजह से ये आगे वाला जो पार्ट है एक्रोसोम, वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है। एक्रोसोम के रप्चर से यहाँ पर एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम थे, जो कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, जो कि जोना पेलुसिडा को और ये जोना ग्रेनुलोसा जो होती है, इसको पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसको पेनिट्रेट कर जाने के बाद, है ना, जब ये इसको पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो पेनिट्रेट कर जाने के बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचते हैं। फिर ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। भाई लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो रेयान, आ रही है सर। अभी सही आ रही है? यस सर। वीडियो तो ऑफ है, अब मैंने वीडियो इसलिए ऑफ कर दिया। ठीक है, देखो, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताना भाई, आयशा बताओ, रेयान बताओ, सब लोग बताओ। ये बताओ कि क्या एक से ज्यादा जो स्पर्म होते हैं वो इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो सकते हैं एक ही एग से या नहीं? नो सर। क्यों? फ्यूजन ऑफ मोर देन वन एग इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो पॉलीस्पर्मी मीन्स होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ मोर देन वन एग। पहले बताओ, पॉलीस्पर्मी पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? जल्दी बोलो यार। है सर। कई सारे लोग। अच्छा आयशा, यस इट्स Yes, पॉसिबल। sir. कैसे पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल, प्लीज टेल मी, बताइए। सर एग्जैक्टली उसको अंदर जाना है तो एक से ज्यादा भी जा सकते हैं। आई मीन उसको फ्यूज करना है एक से। तो फिर यार एक बात बताओ, ह्यूमन ट्रिप्लॉइड भी तो हो सकता है ना? क्या सर? एक साथ अगर फ्यूज हो जाएंगे तो ह्यूमन ट्रिप्लॉइड नहीं हो जाएगा? तो उसमें तो फिर ह्यूमन माइटोसिस हो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। नहीं, मियोसिस। मियोसिस देखो ना, मैंने ये बोला ना, आपने बोला कि जैसे मान लो ये एक एग है ना,
तो एक में जी 23 क्रोमोसोम है ना। अब मान हाँ। लो इससे 2 स्पर्म फ्यूज हो जाए तो 23 के कितने सेट हो गए? ये 3 जो सेट हो एग जाएंगे। है वो माइटोसिस कर लेगा और फिर वो 2 अलग-अलग से फ्यूज हो जाएंगे। इज दैट पॉसिबल? माइटोसिस करेगा तो भी देखो माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में हाँ। जो दूसरा सेट बनेगा वो भी 3n ही बनेगा। नहीं सर, फ्यूज देखो होने ना। से पहले। हाँ, होने से पहले हाँ। नहीं, देखो पॉलीस्पर्म इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉलीस्पर्मी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। क्या है तो कि जब ये इसके अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर एंटर करने की बाद जब ये एंटर कर जाता है, एंटर करने के अच्छा इसके पहले एक बात और बता दूं। यहाँ पे जब स्पर्म यहाँ से फ्यूज होता है, फ्यूज होने के पहले फीमेल के फैलोपियन ट्यूब से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो एग ये स्पर्म के ऊपर लगी हुई जितनी भी मटेरियल होते हैं उस सबको रिमूव कर देते हैं, है ना। उस रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, फ्यूजन के पहले एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग उसको टर्म करते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन तो कैपेसिटेशन का मैं सिंपल आपको मीनिंग बताता हूं। कैपेसिटेशन का मतलब होता है जो स्पर्म के ऊपर ये एल्कलाइन मटेरियल लगा होता है, सीमेन का कुछ मटेरियल लगा होता है, उस सबको रिमूव कर दिया जाता है। इसको रिमूव करने में जो हेल्प करता है, अगर आपसे कई बार 2 नंबर में पूछ लिया था व्हाट इज कैपेसिटेशन, सो स्पर्म के ऊपर जितना सारा मटेरियल होता है वो एल्कलाइन मटेरियल, सीमेन और जो म्यूकस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैपेसिटेशन। तो पहले कैपेसिटेशन होता है, उसके बाद फिर अब क्या होता है, देखो ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता कि देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जैसे ये अंदर की तरफ एंटर करता है तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देते हैं, जिससे इसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो ये हो जाती है, पोलर हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। पोलराइजेशन की वजह से जो बाकी के स्पर्म के लिए ये इम्परमेबल हो जाती है, राइट। ये एक से ज्यादा स्पर्म नहीं एंट्री कर सकते। जैसे ही ये स्पर्म एंट्री करेगा तो इसकी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये रिलीज हो जाएंगे और ये एक देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक मोटी सी मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इस मेम्ब्रेन के बन जाने की वजह से बाकी के जितने सारे वो स्पर्म होते हैं उनके एंट्री के लिए ये इम्परमेबल हो जाएगी। देखो ये मेरी यहाँ मोटी हो गई, यहाँ पे मेम्ब्रेन पतली है। क्लियर है, किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आपने नोट कर लिया क्या ये वाला डायग्राम? अगर नोट कर लिया तो मैं आपको लिखवा दूं जो मैंने आपको अभी तक समझाया। ठीक है, ऐसा आप इसको नोट कर लो। और यहाँ पे एक चीज और इसमें बना लेना, एक चीज जो इसमें नहीं ड्रॉ है वो आप ड्रॉ कर लो साथ में। दिस इज एग न्यूक्लियस और इसको लिख लेना, दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस, है ना। और एक चीज और बताऊंगा, ये मैंने आपको जो बताया था, ये जो प्रोटीन का नाम बताया था, तो इसका प्रोटीन का नाम भी लिख देना। ये आपको जल्दी से बाकी बुक पे नहीं दिया है। जेड रिसेप्टर प्रोटीन है, जेड पी थ्री, दिस इज रिसेप्टर। थर्ड वाला एक बार बता दीजिए, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला। देखो इसमें क्या होता है, ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर देता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज, एक क्रोमोसोम फट जाता है, एक क्रोमोसोम के फट जाने की वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जोना पैलोसिडा को डिसॉल्व कर देता है और जोना ग्रैनुलोसा को डिसॉल्व कर देता है ना। तो और इसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है ना। और ये स्पर्म की न्यूक्लियस रिलीज हो जाती है। यहाँ पे आप
सर स्पर्म में और सीमन में क्या डिफरेंस है? स्पर्म सीमेन वो लिक्विड होता है ना, जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है, और जिसमें न्यूट्रिशन ये जिसमें स्पर्म तैरता है और वो एल्कलाइन होता है, और उसमें दैट इज इनरिच विद द शुगर। तो वो जो लिक्विड, जिस लिक्विड में स्पर्म तैरता रहता है, उसको हम लोग सीमेन कहते हैं। डन, स्टार्ट किया जाए। चलिए नोट कीजिए। फर्टिलाइजेशन, हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड male gamete, that is fusion of haploid male gamete, that is spermatozoon, spermatozoon and haploid female gamete and haploid female gamete ovum, that is अच्छा that is की बात, that is spermatozoon, spermatozoon ZOON, spermatozoon and a haploid female gamete ovum to form a diploid cell, to form a diploid cell, zygote is called, to form a diploid cell, zygote is called fertilization, is called fertilization. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, fertilization in human female, fertilization in human female is internal, like other mammals, like other mammals. Next point. It takes place, underline करेंगे, it takes place usually in ampulla, it takes place usually in ampulla, it takes place usually in ampulla of, मोबाइल को स्विच ऑफ मत करियो, और क्या खुलता नहीं है, मुश्किल से क्या? खुलता है। और ले अपनी किताबें रख चल। रेयान कुछ कह रहे हो क्या? नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है द स्पर्म स्विम with the rate of, sperm swim with the rate of, अच्छा एम्पुला, हाँ उसी के बाद बोल रहा हूँ दक्षा, एम्पुला के बाद एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पर्म swim at the rate of 1.5 to 3 millimeter per second, 1.5 to 3
millimeter per second. And इसी में कंटिन्यू करेंगे. A single ejaculate सर क्या बोला? into vagina. A single ejaculate in vagina may contain 200 to 400 million, 200 to 400 million sperm. Out of which, underline करेंगे, out of which ejaculate a single ejaculate contain 200 to 400 million sperm, out of which only 100 sperm reaches to 100 sir. 100, out of which only 100 sperm reaches to fallopian tube. Next point. Sperm can survive. Suppose important point है, sperm can survive in female reproductive tract. Sperm can survive in female reproductive tract for 1 to 3 days. For 1 to 3 days. It can fertilize oocyte. It can fertilize oocyte in 12 to 24 in 12 to 24 hours after ovulation. इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एग, अंडरलाइन करेंगे, द एग इज रिलीज्ड एट secondary oocyte stage and survive for 72 hours, but can be fertilized only during first 24 hours, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में 72 आवर्स तक जिंदा रहता है, विटल रहता है, सरवाइव कर सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है द फीमेल genital tract secrete some substances female genital tract secrete some substances which remove certain molecule deposited on sperm this process is called सर मॉलिक्यूल के बाद क्या बोला? on sperm surface. This process is called capacitation. Capacitation. This process is called capacitation. Next, the sperm passes through zona granulosa and corona radiata. Receptor protein ZP3 function as receptor molecule which bind sperm head to receptor. Full stop. Acrosome releases hydrolytic enzyme which dissolve and digest zona pellucida ठीक है, zona pellucida and further plasma membrane. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, नीट का पॉइंट है, आप स्मार्ट ये स्टार बना लीजिएगा. कैल्शियम आयन
and magnesium ion concentration, calcium ion and zona pellucida, and further plasma membrane. Next point, calcium ion and magnesium ion concentration along with pH and temperature, along with pH and temperature, play important role in sperm fusion. Next point, temperature and pH play important role in सर sperm सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. fusion. अभी आ रही है वॉइस, सही आ रही है, अभी क्लियर आ रही है? यस सर. ठीक है, नोट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ sperm to egg nucleus, binding of sperm to egg nucleus induces depolarization of the egg plasma membrane this blocks the polyspermy. This blocks the polyspermy. Next point, entry of sperm induces the egg to resume meiosis second, क्योंकि अभी तक meiosis second pause थी. Entry of the sperm induces egg to resume the meiosis second, full stop. Now secondary oocyte divide into mature ovum. Now secondary oocyte divide into mature ovum and
and secondary polar body full stop. वॉइस लैग कर रही है, ब्रेक हो रही है क्या? क्या भाई, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? आई हैव चेंज्ड माय इंटरनेट, दैट्स व्हाई। नहीं सर। द्रक्षा, एक बार फिर से आप रिकनेक्ट करो। आपके एंड पे नहीं हो सकता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रहा था। हाँ, द सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। द सेकंड पोलर बॉडी, द सेकंड पोलर बॉडी degenerate immediately मैच्योर। हाँ ठीक है, इसके बाद ही अच्छा बोल रहा हूँ, इसके बाद ही बोल रहा हूँ। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी degenerate immediately full stop। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजून and ovum spermatozoon and ovum nucleus fuses called karyogamy। spermatozoon and ovum nucleus fuses called karyogamy or amphimixis called karyogamy or amphimixis। By this way, formation of zygote, by this way formation of zygote takes place। बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर भाई? ओके ठीक है। अच्छा, किसी के और किसी के एग्जाम तो नहीं आने वाले, हाफ ईयरली वगैरह वैसा कुछ तो नहीं है? ये भी बताओ मुझे, किसी के एग्जाम वगैरह? सर मेरा है 26 को। कब है आयशा? 26 कब है? को। उसमें 26 फ्लावर को क्या वाला क्या? अच्छा, प्लांट वाला आ रहा है और ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज आ रहा है। यस ह्यूमन सर। डिजीज में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है वो। ठीक है, पढ़ लेना, और अगर तुम्हें लगे कि एग्जाम के पहले कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो निष्कर्ष जी को फोन कर लेना, ठीक है ना? और मेरे से अलग से टाइम ले लेना, ठीक है ना? मैं ओके सर। हेल्प कर दूंगा इन केस इफ यू फील प्रॉब्लम एनीवेयर। ओके सर। अच्छा आयशा, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। ठीक है, किसी के भी अगर एग्जाम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू निष्कर्ष जी और मुझे कॉल करा के, है ना, कोऑर्डिनेट करके आप अलग से टाइम लेकर के आप बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, अब देखो अगली वाली प्रोसेस। यहां तक किसी को मैंने मतलब कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली समझ में आ गया। अब देखो चलो आगे चलते हैं, मैं इसको हटा
आवाज तो आ रही है ना? एक मिनट। लिखा है एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। हाँ, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अब देखो एम्ब्रियो कैसा, ये समझ लो कैसे कैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस में कैसे होता है, जैसे हमने अभी पहले समझा था वैसे समझ ले। ठीक है, ये दिखा, तो यहाँ पर आवाज आ रही है सबको? सर अभी भी कट रही है। कट रही है आवाज अभी भी? यस सर। आवाज कट रही है? आवाज क्या हो रही है? कैसे कैसे हो रहा है? देखो एक बार नेक्स्ट करता हूँ। अभी से आ रही है आवाज आयशा? अभी क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैंने तीसरा नेट सर्च किया। देखो आप दिख रहा है, ये दिख तो रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना डायग्राम? यस सर। ठीक है। यस अब सर। देखो सबसे पहले क्या होता है कि समझना मेरे को, अब ये जाइगोट बन गया। अब इसके पहले वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कि जाइगोट बना है ना, कितने सेल में जाकर के 100 सेल स्टेज में जाके इम्प्लांट हुआ, वो सब आपने ऑलरेडी बना रखा है ना, ये इम्प्लांटेशन वाली बात कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या, ये दोनों प्रोन्यूक्लियाई, ये इधर पोलर बॉडी डिजनरेट हो गई, फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों फ्यूज हो गई। फ्यूज होने के बाद क्लीवेज होता है, मतलब ब्रेक होना स्टार्ट होता है ना। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट होने के बाद पहले 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज बनता है ना। और इनके अंदर ये जो बन रही हैं सेल्स, इनको हम लोग सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते जा रहे हैं, ठीक है, वी कॉल देम ब्लास्टोमियर। तो इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, इसीलिए इस स्टेज को ब्लास्टुला बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लास्टोमियर्स के बीच में टाइट सेल जंक्शन है, मतलब कि इनके बीच में इंटरकनेक्शन है, सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, जंक्शंस के थ्रू। अब देखिए एक आउटर लेयर बन गई, एक इनर लेयर बन गई, तो यहाँ पे सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के बाद फिर 8 सेल स्टेज में आएगा। 8 सेल स्टेज में आने के बाद अब यहाँ पर ये जो इसकी स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मॉरुला स्टेज, इसे कहते हैं अर्ली मॉरुला, अर्ली मॉरुला स्टेज। ये जो अर्ली मॉरुला स्टेज है, ये 16 टू 32 सेल स्टेज की है ना, 16 टू 32 सेल स्टेज की। तो 16 टू 32 सेल स्टेज की, इसको हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, इसको हम अर्ली मॉरुला स्टेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर
धीरे धीरे क्या होता है कि ये अंदर की तरफ एक ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर भरा क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड भरने लगता है, न्यूट्रिशन, है ना? इसके अंदर न्यूट्रिशन भर जाता है। न्यूट्रिशन आया कहां से? न्यूट्रिशन को इसने एब्जॉर्ब किया आउटर आउटर यूट्रस म्यूकस लेयर से। तो यूट्रस की जो म्यूकस लेयर है, उससे इसने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपने अंदर भर लिया। जिस स्पेस में भरा है उसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अभी क्या होता है कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं, इनमें बाकी चारों तरफ के बीच में तो यहाँ सेल बन जाता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक इनर सेल का मास रह जाता है। ये जो इनर सेल का मास रह जाता है, इसी इनर सेल के मास को हम लोग कहते क्या है? इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं इन सेल्स को। दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक नॉब, क्योंकि यहीं से जाकर के बनेगा जाकर के आपका प्लेसेंटा। एम्ब्रियोनिक नॉब कहते हैं, ठीक है? ओके, अब ये एम्ब्रियोनिक नॉब के ऊपर की जो सेल्स हैं, है ना, इन सेल्स को तो हमने ट्रोफोप्लास्ट कहा। ये जो कुछ सेल्स हैं, ये वाली एम्ब्रियोनिक नॉब के ऊपर की सेल्स, इनको हम कहते क्या हैं? इनके एक हम टर्म यूज करते हैं, वी कॉल देम सेल्स ऑफ राउबर। सेल्स ऑफ RUBER, सेल्स ऑफ राउबर, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल्स ऑफ राउबर। उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए, ये एम्ब्रियोनिक नॉब का प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया और एम्ब्रियोनिक नॉब और बड़ी हो गई। इसके बाद एम्प्लांटेशन आ गया, दिस इज एम्ब्रियोनिक नॉब, है ना? और ये आपकी हो गई अर्ली मोरुला स्टेज। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट और अंदर ब्लास्टोसील कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम इस स्टेज को बोलेंगे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज बोलेंगे। यहाँ पे जब 100 सेल तक स्टेज हो जाएगी तो ब्लास्टुला में अप्रोक्सीमेटली 100 सेल बन जाएंगी। 100 सेल बन जाने के बाद और अंदर ये ब्लास्टोसील कैविटी है जिसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ है। इसके बाद ये इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। यूट्राइन जो एपिथेलियम है, इसको ये क्या करेगा? इरोड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये चिपक जाएगा। कहाँ से चिपकेगा? ये एम्ब्रियोनिक नॉब के थ्रू, यही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद देखिए, अब इसमें डिवीजन ऑफ, अब ऊपर से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम ये अंदर की तरफ धंसता जाएगा और एंडोमेट्रियम ऊपर से चारों तरफ इसके एक लेयर बना लेती है, एक कवरिंग बना लेती है। अब आउटर जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, बीच वाली लेयर हाइपोब्लास्ट सेल है, और ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब के प्लास में इनको इपीब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, ये एक तरह से बेलमिलर डिस्क का फॉर्मेशन करता है, इसी डिस्क के थ्रू चिपक जाता है ना? और चिपकने के बाद इसी डिस्क से, आप यहीं तक सिर्फ नोट करिएगा, यहां तक, सिर्फ यहीं तक, इसी डिस्क से ये फॉर्मेशन करता है ऊपर की तरफ किस चीज का? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। जब नोट कर लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा।
तो सबसे पहले देखो बनेगी क्या, मोरुला, फिर ब्लास्टुला, और इसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुला। तो इसको जब इसमें लेयर बनने लगती हैं इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। डन, गुड, हो गया भाई, सब लोगों ने कर लिया। डन भाई, हो गया, सब लोगों ने कर लिया। गुड। एम्ब्रियोनिक नॉब कहाँ पर है, 9 डे वाले में एम्ब्रियोनिक, 9th डे वाले में एम्ब्रियोनिक नॉब कहाँ पर, ये है ना, ये एपीब्लास्ट, जिससे एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन, एपीब्लास्ट से यही से बननी है, एम्ब्रियोनिक नॉब से ही, यही एम्ब्रियोनिक नॉब अब यहाँ पे एपीब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है, एपीब्लास्ट ये, और ये फिर बाइलैमिनर डिस्क। नोट करिए, हेडिंग है क्लीवेज ऑफ ह्यूमन जाइगोट, क्लीवेज ऑफ ह्यूमन जाइगोट। First, cleavage in human zygote occurs during passage through, cleavage of human zygote occurs during passage through fallopian tube to uterus, fallopian tube to uterus. Next point, first cleavage takes place about, first cleavage takes place about 30 hours after fertilization, underline करेंगे, first cleavage takes place about 30 hours after fertilization. Next point, it divide into 2 cell, 3, 3, 4 and 8 cell stage, and 8 cell stage. These cells are called blastomere. The cells are called blastomere, and the stage is called, and the stage is called early morula. मारुला जो होता है ना, मोरुला का मतलब होता है मलबरी, लैटिन में मोरुला जो वर्ड दिया गया है, मोरुला मतलब मलबरी, तो मलबरी के जैसा दिखाई देता है,
इसलिए हम इसको मोरूला बोलते हैं। नेक्स्ट, इट अगेन, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अगेन डिवाइड 16 to 32 cell stage still we call it morula. Next point, outer layer of morula now absorb nutritive fluid secreted by uterine membrane, nutritive fluid secreted by uterine membrane, stop. The outer cells are called trophoblast. And formation of cavity takes place. Formation of cavity takes place, which is called blastocele, cavity. Which is called blastocele cavity. Full stop. Trophoblasts have inner mass of cell at one end. Trophoblasts have inner mass of cell at one end called embryonic knob. ठीक है, हेडिंग डाल लो इम्प्लांटेशन, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा इम्प्लांटेशन, है ना। और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पर्टुएशन नहीं बचा हुआ है, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई?
यस सर। ठीक, एक बार देखिएगा, जहां नहीं समझ में आए फिर से पूछिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। चलिए वाइंड अप करते हैं, ठीक है।